friends, I am Astha and I welcome you back to my YouTube channel JRF Achievers. So I hope you all are doing well. So friends, today we will discuss some MCQ for your practice because practicing MCQs objectives is the one of the most important step to qualify UGC NET JRF. So try to practice as much as you can, क्योंकि जैसे कि साइंस में होता है कि आप थ्योरेटिकली सब पढ़ लेते हैं बट आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जब तक नहीं करते तब तक आपको पूरा अच्छे से नहीं हो पाएगा. और ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the lives of which of the following writer have been the subject matters of novels by Anthony Burgess? Option A Milton, option B Marlowe, option C Shelley and option D Keats. सो इनमें से किस के बारे में एंथनी बर्जेस ने अपने नॉवेल्स में डिस्कस किया है. सो सबसे पहले एंथनी बर्जेस एक इंग्लिश राइटर था एंड ही वॉज प्राइमरीली नोन फॉर कॉमिक राइटिंग. ओके, सो उसने काफ़ी नॉवेल्स लिखी जो कि लाइव्स ऑफ डिफरेंट फेमस ऑथर्स के बारे में उसने मतलब कुछ ना कुछ उसका कैरेक्टर था या फिर कुछ डिस्कस किया है. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर मतलब कौन से ऐसे राइटर्स है जिसके बारे में उन्होंने अपनी नॉवेल्स में डिस्कस किया, दैट इज़ द क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज़ बी एंड डी. तो मार्लो और कीट्स इन दोनों के बारे में उसने डिस्कस किया. जैसे उसकी एक नॉवल है दैट इज़ नथिंग लाइक द सन, जिसमें उसने शेक्सपियर के बारे में डिस्कस किया है. दैट वॉज इन 1964. रिमेंबर दिस, नथिंग लाइक द सन, जो कि शेक्सपियर के बारे में बात करती है. एंड वन मोर नॉवल इज अबाउट द लास्ट मंथ ऑफ जॉन कीट्स, जिसको बोलते हैं अबा अबा. ठीक है, तो उसके बाद ये जो वर्ड्स है उसके इवन ग्रेव स्टोन पे भी अपीयर हुए थे. और उसकी एक वर्क है दैट इज़ अ डेड मैन इन डेप्टफोर्ड, उसमें उसने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में डिस्कस किया है या फिर उसका नाम आया है. तो ये सब्जेक्ट मैटर थे उसके. तो ये चीज़ें रिमेंबर दीज 3 वर्क जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे इनमें 2 हैं, एक तो मैंने आपको बताया राइट आंसर मार्लो एंड कीट्स. सो मार्लो के बारे में जिसमें उसने डिस्कस किया है दैट वॉज अ डेड मैन इन डेप्टफोर्ड. एंड सेकेंड इज बाय कीट, जो इसमें कीट्स के बारे में डिस्कस किया है दैट इज़ अबा अबा, ABBA दैट वॉज रिटन इन 1977. एंड ऑल्सो ही डिस्कस्ड अबाउट शेक्सपियर इन नथिंग लाइक द सन, दैट वॉज इन 1964. तो इससे आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो गए. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट विद द सेकेंड. सो फर्स्ट लिस्ट में कुछ टर्म्स दी गई है और सेकंड में देर आर फ्यू थ्योरिस्ट. आपको ये दोनों टर्म्स और थ्योरिस्ट मैच द फॉलोइंग वाली चीज़ें हैं करनी है. और ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग में, जिनमें बेसिकली टर्म्स और थ्योरिस्ट वगैरह से ही होता है, ऑथर या फिर ऐसा कुछ. सो फर्स्ट टर्म इज आर्चे एक्रीचर, सेकेंड इज साइबर्ग, थर्ड इज जीनोटेक्स्ट, फोर्थ इज हर्मेटिक सर्कल. एंड थ्योरिस्ट में हैं जूलिया क्रिस्टेवा, डोना, फ्रेडरिच, जैकस डेरिडा. सो हमें इनको करेक्टली मैच करना है उनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट मीन्स आर्चे एरिक्टर इज़ रिटन बाय जैकस डेरिडा. सो इसमें उन्होंने क्या बताया है, जो डेरिडा है उसमें इसने आर के राइटिंग में क्या डिस्कस किया है, इसमें उसने स्पीच और राइटिंग की रिलेशनशिप को डिस्कस किया है. ही इज़ अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर एंड उसमें इसने कि हाँ स्पीच ज़्यादा बेटर होती है या फिर राइटिंग बेटर होती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. इवन बियॉन्ड दैम उसने इनके बारे में डिस्कस किया है कि what is speech and what is writing and which is superior. सो इनके रिलेशनशिप के बारे में उसने इस टर्म के थ्रू डिस्कस किया है. सेकेंड इज साइबर्ग. सो साइबर्ग इज गिवन बाय डोना हार्वे. सो डोना हार्वे इज अमेरिकन सोशल फेमिनिस्ट एंड उनका एक वर्क है दैट इज साइबर्ग मैनिफेस्टो. रिमेंबर दिस, ये काफ़ी बार आ जाता है 1985 में साइबर्ग मैनिफेस्ट. और इस टर्म के थ्रू शी डिस्टर्ब
द कन्वेंशनल बाइनरी अपोजिशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड एनिमल, ऑर्गेनिज्म एंड मशीन। तो साइबर्ग एक हाइब्रिड और मिक्सचर कह सकते हैं, और इवन वी कैन से पोस्ट ह्यूमन। ठीक है, तो इस टर्म को डोना हारावे ने डिस्कस किया था। थर्ड इज जीनोटेक्स्ट। तो जीनोटेक्स्ट है, ये जूलिया क्रिस्टेवा ने इसको एक्सप्लेन किया है, और इसने उसको क्लोजली लिंक किया है कोरा। कोरा इज़ अ टर्म विच इज़ रिलेटेड टू मैटरनिटी। ठीक है, जो बच्चे और माँ के अंदर जो हम रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, प्राइमरी जो रिलेशनशिप, दैट इज़ कॉल्ड कोरा। ठीक है, जब बच्चा माँ से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है। और इसमें जीनोटेक्स्ट के थ्रू शी रिफर्स टू दोज एलिमेंट इन अ टेक्स्ट विच अपील टू साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फ्रॉम सिम्योटिक मोड, बी दे लव, डिस्पेयर, एलियनेशन और अदर ड्राइव्स। तो इसका मतलब जीनोटेक्स्ट है, तो उसने इसलिए कोरा से उसको रिलेट किया है। एंड फोर्थ इज़ हार्मोनेटिक सर्कल, और इसमें इट इज़ डिस्कस बाय फ्रेडरिच, और इसमें इट इज़ अ आर्ट ऑफ और टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। सो आपको ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में पता होना चाहिए किस बुक में है, या फिर कहाँ डिस्कस किया है, कब ये टर्म को एस्टेब्लिश किया है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज अगेन द मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। इसमें भी कुछ ऑथर्स दिए हुए हैं, देन उनका टेक्स्ट कि किस ऑथर ने कौन सा टेक्स्ट लिखा है। फर्स्ट इज माइकल दे कार्टिव, सेकंड इज जॉन फिस्के, थर्ड इज पियर दे बोर्डे, फोर्थ इज जेनिस रेडवे। और उनके टेक्स्ट हैं डिस्टिंक्शन, रीडिंग ऑफ द रोमांस, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आपने इनको मतलब मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैंने पिछले उस क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से है, तो इसमें अगर आपको एक भी अगर आ गया देन यू कैन ईजिली डू अदर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। ए का है थर्ड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, एंड जॉन फिस्के का है दैट इज फोर्थ, प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ, और पियरे बोर्दू का है दैट इज डिस्टिंक्शन, एंड फोर्थ इज जेनिस रेडवे दैट इज रीडिंग ऑफ रोमांस। सो इसमें जैसे कि बोर्दू ने डिस्टिंक्शन, एक वर्क है उसका टेक्स्ट है डिस्टिंक्शन, सोशल क्रिटिक ऑफ जजमेंट ऑफ टेस्ट, जो कि 1984 में आया था, मतलब इन्होंने लिखा था पियर बोर्डू ने, और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लोर किया था सोशल और इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई आर्ट एंड पॉपुलर कल्चर, इनके बारे में उसने डिस्कस किया था। सिमिलरली जेनिस रेडवे, उन्होंने रीडिंग ऑफ रोमांस लिखा है, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है पॉपुलर रोमांटिक फिक्शन, जो कि काफ़ी वी कैन से लुक्रेटिव कैटेगरी है। एंड थर्ड इज जॉन विस्के, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, इट वॉज इन 1989। सो ही डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास कल्चर, द कल्चरल प्रोडक्ट्स पुट आउट बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड कैपिटलाइज्ड सोसाइटी, और पॉपुलर कल्चर के बारे में उन्होंने मतलब डिफ्रेंशिएट किया है क्या होते हैं ये से। और ये जो आखिरी है दैट इज माइकल दे कार्टिव, उसका है द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ, तो दैट वाज रिटन इन 1980, एंड इट एग्जामिन्स द वे इन विच पीपल इंडिविजुअलाइज मास कल्चर, ऑल्टरिंग थिंग फ्रॉम यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट टू स्ट्रीट प्लान टू रिचुअल्स, लॉज एंड लैंग्वेज। तो आपको मेनली इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स होते हैं उनके वर्क, जैसे कि पियरे बोर्दे है, इनका जो वर्क्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन फोर्थ इज अरेंज द फॉलोइंग प्लेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन ए कंट्री वाइफ, ऑप्शन बी सिम्बलिन, ऑप्शन सी स्पेनिश ट्रेजेडी, ऑप्शन डी द राइवल्स। सो इसमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन प्लेस को सेट करना है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और इसके लिए यही मैं बोलूँगी आपको बस थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सबके वर्क्स लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेशन पीरियड से है तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कौन से 19वीं सेंचुरी में था, 18वीं सेंचुरी में था, 17वीं सेंचुरी, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको ईजिली कर पाओगे। जैसे द स्पेनिश ट्रेजेडी, इट वॉज रिटन बाय थॉमस किड इन 1587।
ठीक है। तो ऐसे ये 15 सेंचुरी, तो आपको ये याद रहेगा कि थॉमस किड ने लिखा था और वो उस टाइम लिखते थे, तो इससे आप क्रोनोलॉजिकल वाले थोड़े आप अच्छे से कवर कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस की और कोई ट्रिक नहीं है, इसी से ही आपको याद रखना पड़ेगा किसने लिखा है, आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए किस टाइम पीरियड में, तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो सबसे पहले थॉमस किड का है 1587, और सेकंड इज दैट इज सिम्बेलिन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड इट वाज रिटन इन 1608। सो इट वाज पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो था ना जो शेक्सपियर का 1923 में, उसमें ये पब्लिश हुआ था। देन इज द कंट्री वाइफ, एंड इट वॉज रिटन बाय विलियम वाइचरले, एंड इट वॉज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो कि 5 एक्ट्स में थी और ये 1675 में लिखी हुई थी। एंड द लास्ट इज द राइवल्स, जो रिचार्ड शेरिडन ने लिखा था 1775, और ये भी एक कॉमेडी थी। तो आपको ये कैसे पता चलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनके राइटर्स ये किस टाइम में लिख रहे थे, जैसे थॉमस किड किस टाइम में लिखे, विलियम शेक्सपियर कब लिखते थे, रेस्टोरेशन, ऑगस्टन पीरियड, या फिर नियो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं। बिकॉज जैसे कि रोमांटिक पीरियड लेट 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी में था, विक्टोरियन 19 सेंचुरी पीरियड होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजिकल सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब करेक्टली द बेसिक अजम्पशंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसको एस्टेब्लिश कर रही है। ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसर्न विद साइंस एंड सिग्निफिकेशन। ऑप्शन बी, a structuralist theorist consider only verbal convention and codes. Option C, structuralism began in works of Jacques Derrida and influenced the 20th century literary criticism. Option D, that is structuralism challenges the long-standing belief that the literature reflects a given reality. Option E, all signs are arbitrary but without them we cannot comprehend reality. तो इनमें से कौन सा अजम्पशन है कि ये स्ट्रक्चरलिज्म के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, दैट स्ट्रक्चरलिज्म वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन इट वाज इंपोर्टेड इन ब्रिटेन इन 1970, एंड देयर आर सम स्ट्रक्चर और वी कैन से यूनिवर्सल स्ट्रक्चर essence of structuralism that can't be isolated मतलब कि वो उनको हम आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, वो एक किसी बड़े स्ट्रक्चर का, बड़े कॉन्टेक्स्ट का एक पार्ट होता है। सो दे हैव टू बी इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इट इज अ पार्ट ऑफ, एंड इट इज बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ फर्डिनेंड दे शोर ने ये थ्योरी स्टार्ट की थी, ना कि जैकिस डेरिडा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने बोला था अ सिग्निफायर इज एबल टू सिग्निफाई नोट थ्रू इट्स अटैचमेंट टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और सिग्निफाइड बट थ्रू इट्स रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप से, कि जो सिग्निफायर्स है उनके रिलेशनशिप से एक लैंग्वेज का सिस्टम बनता है। जो सिग्निफायर है वो दे आर एबल टू सिग्निफाई नॉट ओनली थ्रू इट्स अटैचमेंट टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बट थ्रू इट्स रिलेशनशिप्स विद अदर सिग्निफायर्स विद इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम। सो द नेक्स्ट इज which of the following wrote Mazeppa, a long narrative poem about 17th century military leader of Ukraine? Option first, William Cowper. Option second, Lord Byron. Option third, P.B. Shelley. Option fourth, S.T. Coleridge. So the right answer is ऑप्शन सेकंड, दैट इज लॉर्ड बायरन। सो मजेपा जो एक है नैरेटिव पोएम है, ये लॉर्ड बायरन ने लिखी है इन 1819, रिमेंबर दिस, एंड इट इज बेस्ड ऑन अर्ली लाइफ ऑफ मजेपा हु लेटर बिकम अ मिलिट्री लीडर ऑफ यूक्रेन। ये मिलिट्री लीडर बन जाते हैं यूक्रेन के, तो इनके बारे में इन्होंने एक पोएम लिखी है। So the next is which of the following aspects are to be scrupulously followed to avoid the trap of plagiarism? इनमें से कौन से हैं जो हमें
मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो हमें प्लेजरिज्म से बचा सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन सी साइटेशन, ऑप्शन डी इंटरप्रिटेशन। सो इनमें से कौन से हैं जिनको हमें मतलब जिनके थ्रू हम मतलब प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्लेजरिज्म होता क्या है। तो एक डिसिप्लिनरी ऑफेंस है जिसमें हम किसी और का वर्क बिना साइटेशन वगैरह के अगर हम अपने राइटिंग्स में लिखते हैं तो गलत माना जाता है। दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, कि आपने चिटिंग किया है और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया है। ठीक है, सो इसके राइट आंसर इज बी एंड सी, एक्नॉलेजमेंट और साइटेशन। सो अगर इट इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडियाज, ठीक है, और वर्क एज योर ओन, कि हाँ किसी और के आइडियाज आप अपने उसमें राइटिंग्स में लिखो विदाउट हिज और हर कंसेंट और परमिशन, और विदाउट गिविंग हिम और हर क्रेडिट, कि उनको बिना क्रेडिट दिए कि हाँ इनका ये कोटेशन मैंने लिया है, आप अपने वर्क में यूज़ कर रहे हैं। सो इस प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए जो ओरिजिनल उसके ऑथर है या जिसने वो कोटेशन दिया है, या फिर हमें वो कैसे कर सकते हैं हम इन टेक्स्ट साइटेशन से। ठीक है, और वी शुड गिव एक्नॉलेजमेंट टू द कंसर्न पर्सन, देन आवर वर्क कैन ओनली बी ओरिजिनल। जैसे कि हम जब भी पीएचडी थीसिस भी लिखते हैं तो उसमें एक पेज होता है दैट इज एक्नॉलेजमेंट, स्टार्टिंग में ही। तो उसमें हम एक्नॉलेज करते हैं किन किन लोगों ने मदद की, किसकी हेल्प ली, तो इवन हम क्रेडिट दे रहे हैं मतलब लोगों को। तो इसलिए इसका आंसर है एक्नॉलेजमेंट एंड साइटेशन, कि हम साइटेशन मतलब साइट कर सकते हैं, इंटेक्स साइट कर सकते हैं और एक्नॉलेज भी कर सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस काम में हमारी हेल्प की। जब ही हमारी रिसर्च ओरिजिनल होगी और हम एथिक्स को फॉलो करेंगे। So the next is, which of the following journals publishes articles related to critical theory exclusively? इनमें से कौन सी जर्नल आर्टिकल्स पब्लिश करती है क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर? सो ऑप्शन ए सल्मागुंडी, ऑप्शन सेकंड डायक्रिटिक्स, ऑप्शन थर्ड कैलालू, ऑप्शन फोर्थ गैन स्ट्रीट। सो the right answer is option second, that is diacritics. So it is a quarterly peer reviewed academic journal जो कि 1971 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इसमें इट पब्लिशेस ओरिजिनल वर्क इन एंड अराउंड क्रिटिकल थ्योरी इन द फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल थ्योरी, साइको एनालिसिस, क्वीर थ्योरी। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर क्रिटिकल थ्योरीज हैं उनके अराउंड जो भी वर्क पब्लिश हुए हैं वो इसमें करते हैं। जैसे अब ये है सलमान गुंडी, इट इज़ ऑल्सो अ पीरियडिकल जिसमें कल्चरल क्रिटिसिज्म, फिक्शन, पोइट्री, ट्रांसक्रिप्ट ये सब होते हैं प्रोमिनेंट राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स के। और जैसे कैलालू है, इट इज़ अ जर्नल ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरिक आर्ट एंड लेटर, और ये क्वार्टरली लिटरेरी मैगजीन है। गैन स्ट्रीट इज़ अ अमेरिकन मैगजीन, और इसमें पोस्ट वॉर इरा के विजुअल आर्ट्स पब्लिश होते थे। सो मैंने आपको चारों डिस्कस करके बता दी है, तो आप इनका डिफरेंस देख ही सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग? इनमें से कौन सी पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की है? ऑप्शन फर्स्ट लोक्सले हॉल, ऑप्शन सेकंड द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, ऑप्शन थर्ड द लेडी ऑफ शेलोट, ऑप्शन फोर्थ दैट इज टू इन कैंपिना। सो इनमें से कौन सी रॉबर्ट ब्राउनिंग की वर्क्स हैं, पोएम्स हैं? ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ दैट इज बी एंड डी, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन एंड टू इन कैंपिना। दे आर द पोएम्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, और जो बाकी की दो हैं दैट इज लोक्सले हॉल एंड लेडी ऑफ शेलोट, दे आर रिटन बाय टेनिसन। सो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स? इनमें से कौन से मेटाफिजिकल पोएट्स हैं? ऑप्शन फर्स्ट जॉन ड्राइडन, जॉर्ज हर्बर्ट, अलेक्जेंडर पोप। ऑप्शन सेकंड हेनरी वॉगन, जॉन ड्राइडन, जॉन डन। ऑप्शन थर्ड इज जॉन डन, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल। ऑप्शन फोर्थ इज सैमुअल जॉनसन, टी.एस. इलियट और हर्बर्ट ग्रायरसन। सो इनमें से आपको मेटाफिजिकल पोएट्स बताने के कौन से हैं। अगर एक भी उनमें से नहीं है तो मतलब पूरा ऑप्शन गलत हो गया। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हु आर मेटाफिजिकल पोएट्स।
सो मेटाफिजिकल पोएट्स आर लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी एलिजाबेथन पोइट्री, ठीक है। और वो लोग क्या मेनली डील करते थे विद द थीम ऑफ लव इन विच पोइट्री हैज़ बिन वेरियसली यूज्ड हाइपरबोल्स, ठीक है। उन्होंने काफ़ी हाइपरबोल यूज़ किया है, मतलब बढ़ा चढ़ा के जिसको बोलते हैं। और इसके कुछ मेंबर्स हैं वो आपको बताने हैं कि कौन से हैं इनमें से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज जॉन डन, हेनरी वाउगन, एंड्रयू मार्वल। तो इसके मेंबर्स हैं जॉन डन, हेनरी वाउगन और एंड्रयू मार्वल और अब्राहम काउले। यू कैन राइट देम इन योर नोटबुक। थॉमस कैर्यू, रिचार्ड क्रोशे। सो इनमें से जैसे फर्स्ट वाले में हैं तो जो जॉन ड्राइडन है वो नहीं है। जॉर्ज हर्बर्ट इज़ मेटाफिजिकल पोएट, तो वही है, किसी में किसी कुछ ना कुछ तो उसमें ऑप्शन गलत है ही, तो उसकी वजह से ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, जैसे हेनरी वाउगन तो मेटाफिजिकल पोएट है पर जॉन ड्राइडन नहीं है, तो ये आंसर भी गलत हो गया, जॉन डन है। तो ऐसे ही आपको प्रॉपरली सारे मेंबर्स पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के ओड वन आउट वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि इनमें से मतलब कोई एक अलग होगा तो ऑप्शन पूरा गलत हो जाएगा। So hopefully you get this answer. Next question is, which two of the following are the titles of section in Thomas de Quincey, The English Male Coach? थॉमस दे क्विंसी है, उनका एक वर्क है द इंग्लिश मेल कोच। तो उसमें कुछ सेक्शंस हैं, तो वो सेक्शंस इनमें से कौन से हैं ये बताना है आपको। सो उसके लिए आपको पहले तो ये पता, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि थॉमस डे क्विंसी का जो वर्क है द इंग्लिश मेल कोच, ये 1849 में इन्होंने लिखा था एंड इट इज़ एन एसे, ये एक ऐसे है, रिमेंबर दिस थिंग। और इसके 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, मतलब इसके सब सेक्शंस हैं, तो वो सब सेक्शंस इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। सो ऑप्शन ए इज़ द ग्लोरी ऑफ द मोबिलिटी, ऑप्शन बी इज़ द विजन ऑफ सडन डेथ, ऑप्शन सी इज़ द ग्लोरी ऑफ मोशन, ऑप्शन डी इज़ द विजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ। सो इनमें से इसके सब सेक्शंस कौन से हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज बी एंड सी, द विजन ऑफ सडन डेथ एंड द ग्लोरी ऑफ मोशन। तो ये दोनों उसके सब सेक्शन हैं, पर मैंने आपसे बताया है कि 3 पार्ट में है ये, ठीक है। तो पहला पार्ट तो उसका ग्लोरी इन द मोशन है, ऑफ द मोशन है, जो कि सी है ऑप्शन, और दूसरा पार्ट है इसका द विजन ऑफ सडन डेथ जो कि बी ऑप्शन है, और थर्ड है इसका ड्रीम फूग और फाउंडेड ऑन द प्रीसीडिंग थीम ऑफ सडन डेथ, ये इसका थर्ड वो है। लेकिन ये इस ऑप्शंस में दे ही नहीं रखा, तो आपका ये 2 ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। और ये ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन में इसको ये अपीयर हुआ था, ये जो इसका एसे है ये। So the next question is, which of these statements define semiotics? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट semiotics को डिफाइन करती है। सो ऑप्शन ए, semiotics studies the sound system of language, ऑप्शन बी, semiotics is a study of science system, ऑप्शन सी, semiotics studies human science system only, ऑप्शन डी, semiotics is a study of non-human science system only. So the right answer is option B, that is semiotic is study of science system. So semiotics is a study of sign as we know. So in our language, ठीक है, साइंस आर पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दैट वी यूज टू कम्युनिकेट। हम साइंस के थ्रू ही तो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। सो ईच साइन इज मेड अप ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, जैसे सेशोर ने भी एक्सप्लेन किया है। रिमेंबर दिस, semiotics is study of science system. So the next question is, arrange the following in chronology order of publication. हमें इन सब वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इनकी पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग कि कब पब्लिश हुए थे। सो ऑप्शन ए इज़ क्रोम येलो, ऑप्शन बी इज़ सन एंड लवर, ऑप्शन सी इज़ मिसेस डेलोवे, ऑप्शन डी इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सो ये आपको सबसे पहले, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, यू शुड नो द राइटर हु रोट इट एंड द टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में कौन से एज में इन्होंने लिखा है, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ईजली आंसर द क्वेश्चन।
So the right answer is option fourth B, D, A, C. Let's discuss. So for option B, that is Sons and Lovers. So we know D.H. Lawrence, he wrote this in 1913. Second is D option, that is A Portrait of the Artist as a Young Man. That was written by James Joyce in 1916. Then next is Chrome Yellow, that is written by Aldous Huxley in 1921. And option D, option C last, Mrs. Dalloway, that is written by Virginia Woolf in 1925. तो इनके पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज कर दिया है. पहले सन्स एंड लवर्स 1913, सेकेंड इज अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916, थर्ड इज क्रोम येलो 1921, फोर्थ इज मिसेस डैलोवे 1925. So the next question is, which of the following works does Walter Pater regard as an example of great art in his essay style? जो वॉल्टर पैटर है उनका एक ऐसे है दैट इज़ नेम्ड एज स्टाइल, उसमें इन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया है, उसको एग्जाम्पल किसका बोला है? ग्रेट आर्ट का. सो वो हमें इनमें से बताना है. तो ऑप्शन ए इलियाड, ऑप्शन बी द डिवाइन कॉमेडी, ऑप्शन सी लेस मिजरेबल, ऑप्शन डी फाउस्ट. So the right answer is option third, that is Divine Comedy and Les Miserables. So the Walter Pater discuss his principle of composition in this essay, that is style, and it was written in 1888, and he considered the Divine Comedy, Paradise Lost and Les Miserables English Bible as the greater art. तो आपको ये याद रखना है किस किस को उसने कंसिडर किया था एज अ ग्रेटर आर्ट. ग्रेट आर्ट का एग्जाम्पल द डिवाइन कॉमेडी, पैराडाइज लोस्ट, लेस मेजरेबल. ठीक है, इनको उसने ग्रेट आर्ट कंसिडर किया था किस ऐसे में? दैट इज स्टाइल, एंड इट वॉज पब्लिश इन 1888. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड. ये हमारा शायद थर्ड क्वेश्चन है जिसमें सिमिलरली पूछा है कि मैच द फॉलोइंग वाला. ठीक है, और इसमें क्या दिया है? पहले में हमने याद कीजिए, पहले हमें टर्म्स दी गई थी और वो टर्म किसने वो डिफाइन की है? एक में शायद थ्योरिस्ट दिया था, थ्योरिस्ट ने कौन सी वो टर्म्स दी है. इसमें थर्ड इस क्वेश्चन में लाइंस दी गई है, और ये लाइंस किस पोएम्स में यूज़ हुई है. और ये काफ़ी फेमस लाइंस है जो आपको पता, जैसे काफ़ी जो पोएम्स वगैरह होती है उनमें कुछ लाइंस होती है, जैसे ओपनिंग लाइंस जो होती है और एंडिंग लाइंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. आपको एक बार ध्यान में रखना है कि उनकी ओपनिंग लाइंस को थोड़ा सा दिमाग में रखें तब पढ़ें तब. ठीक है, और बीच में भी कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है उनका, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है. सो लाइंस आर अ मोन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट in the foul rag and bone shape of the heart, so mastered by brute blood of the air, as weary-hearted as that hollow moon desertion. And poems are Leda and Swan, Adam's Curse, Sailing to Byzantium, the circle's animals desertion. Sorry, that desertion is with this, the circle animals desertion. Okay, so let's discuss the answer. The right answer is option third. सॉरी फ्रेंड्स, मैंने गलती से इसमें ऑप्शन सेकंड को पॉइंट आउट कर दिया राइट आंसर, बट आंसर इसका थर्ड है. सो लेट्स सी. ए इज ए मोन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट that is written by W.B. Yeats in his poem Sailing to Byzantium, option C. And second, B is in the fold rag and bone shape of the heart, that is in his poem The Circus Animals Desertion, which is also written by W.B. Yeats. Third is so mastered by brute blood of the air, and it is written in his poem Leda and Swan by W.B. Yeats.
Fourth is as weary hearted as that hollow moon. So these lines are from poem Adam's Curse which is also written by W.B. Yeats. So ये जो चारों पोएम है, लीडा एंड स्वैन, एडम्स कर्स, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सर्कस एनिमल्स डेजर्शन, ये चारों जो पोएम्स हैं ये चारों W.B. Yeats की पोइट्री है और इनमें से ये इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं. So let's go on to the next question. In which of the Bogue poems does Seamus Heaney speak about perishable treasure of a body murdered, forgotten, nameless, terrible? इनमें से जो ये बोग पोएम्स हैं, क्योंकि सैम हेने ही बोग पोएम्स लिखते थे, उसने ये लाइंस लिखी है मतलब उसके बारे में बोग पोएम्स में. किस में? पेरिशेबल ट्रेजर ऑफ अ बॉडी मर्डर्ड, फॉरगॉटन, नेमलेस एंड टेरिबल. सो ऑप्शन ए बोग क्वीन, ऑप्शन बी ग्राउबेल मैन, ऑप्शन थर्ड पनिशमेंट, ऑप्शन फोर्थ स्ट्रेंज फ्रूट. सो सीमस हेनी ने एक कलेक्शन था उसका, उन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्शंस लिखे थे. जैसे एक उनमें से था नॉर्थ, दैट इज़ वॉज इन 1975 और उसमें कुछ बोग पोएम्स थी. वो बोग पोएम्स ये चारों हैं, बोग क्वीन, ग्वारोबाल मैन, पनिशमेंट, स्ट्रेंज फ्रूट. उसका एक कलेक्शन था नॉर्थ में उसमें. इससे आपका एक और क्वेश्चन कवर हो जाता है. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, दैट इज ऑप्शन फोर, दैट इज स्ट्रेंज फ्रूट. In strange fruit he does not evoke the body's past life, ठीक है, and describe it as a bogue body, क्योंकि उसने अपनी सारे पोएम्स में ज़्यादातर पुराने टाइम में, जैसे उसका आयरलैंड के बारे में उसने डिस्कस किया है. हीने ने डिस्क्राइब किया है बॉडी को, दैट इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड हाउ दिस बॉडी ग्रेजुअली मूव्स इनटू द मर्डर्ड, फॉरगेटन, नेमलेस एंड टेरिबल. कैसे एक मतलब जो वॉर्स वगैरह होते हैं, उसने एक तरीके से वॉर्स के मतलब वॉर्स वगैरह को भी क्रिटिसाइज किया कि कैसे उनकी वजह से जो मर जाते हैं हम लोग, वो एक बॉडी एक तरीके से लास्ट में नेमलेस, टेरिबल यही दिखने लग जाती है, जो कितना भी फेमस हो आदमी, कितना भी नहीं हो. So let's go on to the next question. Which of the following two books are exploration of art of the novel by novelist? इनमें से कौन सी जो दो बुक्स हैं वो आर्ट ऑफ नोवेल को डिस्कस किया है नोवेलिस्ट ने उनमें. ठीक है, ऑप्शन ए इज द ब्रीफ कंपास, ऑप्शन बी इज द नेव एंड द सेंटिमेंटलिस्ट नोवेलिस्ट, ऑप्शन सी इज द विजनरी कंपनी, option D is testament betrayed. So the right answer is option 4, that is B and D, the knave and the sentimentalist novelist, and D testament betrayed. So this work, the knave and the sentimentalist novelist, it is an essay by Orphan Pamuk. ठीक है, and he talk about reading and writing novels in this essay, and in this fascinating set of essays based on talks he delivered at Harvard University as a part of distinguished Norton lecture series. So Pamuk present a comprehensive and provocative theory of the novel and experience of reading. उसने इनके बारे में डिस्कस किया है, theory of novel, experience of reading. और जो ये वर्क है टेस्टामेंट बिट्रेड, इसमें ये किसने लिखा है? दिस इज ऑल्सो एसे दैट इज इन 9 पार्ट्स बाय मिलन कुंद्रा, एंड इन दिस एसे विच इट इज बीन रिटन लाइक अ नोवेल. ठीक है, तो ये दोनों में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए किसने लिखी है, कब लिखी है, एसेज है ये. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following coined the dictum the medium is the message? कि इनमें से किसने मीडियम इज द मैसेज को कोइन किया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मार्शल मैकलुहान. So the medium is the message is coined by Marshall McLuhan, and he is a Canadian communication theorist. और इसमें सीधे सा लग भी रहा है हमें मीडियम इज़ द मैसेज, तो इसमें कम्युनिकेशन का कुछ लिंक है. एंड उसने ये टर्म कोइन की थी, उसका एक वर्क है अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन 1964. इसमें उसने इस टर्म को कोइन किया है. यूजेस द टर्म मैसेज टू सिग्निफाई कंटेंट एंड कैरेक्टर.
So the content of the medium is message that can be easily grasped, and character of the medium is another message which can be overlooked. So उसने इनको communication theory को एक तरीके से explain किया है. So the next question is, which two terms among the following are specially linked to the work of Pierre Bourdieu? इनमें से कौन सी जो टर्म है वो पायर बार्दो ने डिस्टिंग्विश की है या फिर उसको कोइन किया है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज हैबिटस, ऑप्शन सेकंड इज कॉन्शियसनेस, ऑप्शन थर्ड इज डिजायर एंड ऑप्शन फोर्थ इज डिस्टिंक्शन. So the right answer is option second, A and D, that is habitus and distinction. So इन दोनों टर्म्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है इवन. और जो ये टर्म है डिस्टिंक्शन, ये उनका एक वर्क है, दैट इज डिस्टिंक्शन कोलन अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट इन 1979. इसमें उस टर्म को मतलब उन्होंने कोइन किया है. और दूसरी है हैबिटस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको ये दोनों टर्म्स याद रखनी है कि किसने एक्सप्लेन की है या किसने डिस्कस की है. So the next question is, which of the two characters speakers among the following exhibit the studious abstraction of scholars? So option A Shylock, option B Hamlet, option C second Penseroso, option D Moscow. So the right answer is option second, that is Hamlet and second Penseroso. So ये इसका right answer है. So the next question is again list 1 and list 2 और हमें उनको मैच करना है. और इस बार भी they have given some terms and major theorist और हमें इनको match the following वाला ये question है. So first term is super reader, second is biopower, third is bricolage and fourth is chronotope. और ये सारी terms काफ़ी important है और ये जो थ्योरीज दिए हुए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड. सो सुपर रीडर, सुपर रीडर किसने दिया है ये टर्म? थर्ड, दैट इज ऑप्शन मिशेल रिफार्ट्रे. एंड इसका मतलब क्या है? ऑल द रिस्पॉन्सेज ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, हैव रिकॉर्डेड बाय सुपर रीडर. हम ही तो हैं जो मतलब जितने भी रिस्पॉन्सेज है टेक्स्ट के, वी कैन से रीडर रिस्पॉन्स, ठीक है. तो ऑल द रिस्पॉन्सेज ऑफ टेक्स्ट हैव रिकॉर्डेड बाय सुपर रीडर. सो द सुपर रीडर इज कलेक्टिव टर्म for a variety of readers of different competence that Michael uses to discover the density of meaning potential encoded in the टेक्स्ट. तो एक तरीके से ये सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं टेक्स्ट के जो एक सुपर रीडर ही रिकॉर्ड कर सकता है. And second term is biopower, and this term is given by Michel Foucault, and he uses to describe the new mechanism and tactics of power focused on life. That is to say that individual body and population, and distinguishing such mechanism for those that exert their influence within the legal and political sphere of sovereign पावर. और हमें एक चीज़ याद रखिए कि जो पावर है उसका हमेशा फूको से ही रिलेशन है. सो फूको ने सेक्सुअलिटी एंड के बारे में भी बात की है, पावर के बारे में, नॉलेज एंड पावर उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर, ठीक है. सो जितनी भी जो रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, हैबिट्स है, फैमिली वेलबींग, ये सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स हैं किसके? बायो पावर के. बायो दैट इज रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है, तो इनका रिलेशन उससे है. तो बायो पावर एंड दैट इज गिवन बाय फूको. Third term is bricolage and it is given by Claude Lévi-Strauss, and this term he gave in his work that is The Savage Mind in 1962. Remember this work, that is very important from paper point of view, The Savage Mind in 1962. And in this term he described the skill of using whatever it is at your hand, जो भी आपके पास चीज़ है, combining them to create something new. और उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है, इंजीनियर को एग्जाम्पल दिया है उन्होंने. तो एक बार इसको याद रखना. एंड लास्ट इज क्रोनोटोप. क्रोनोटोप इज गिवन बाय मिखेल बाख्तिन
और उन्होंने 1930s में इस टर्म को दिया है टू डिस्क्राइब द वे इन विच टाइम एंड स्पेस आर रिप्रेजेंटेड एंड कनेक्टेड टू लिटरेचर एंड दिस टर्म इज गिवन इन एन essay that is forms of time and chronotype of the novel, where different novel are structured according to different ideas of time and space. So इनका एक ऐसे है forms of time and chronotype of the novel, जिसमें इन्होंने chronotype term को define किया है या फिर coin किया है. So hopefully you got all the terms and the theorist. So the next question is, who among the following believe that rhyme is not an integral part of poetry? इनमें से कौन मानता है ऐसा कि जो राइम है वो पोइट्री का कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता? और राइम के ऊपर काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया है. इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी इज़ हॉरेस, ऑप्शन सी इज़ सैमुअल डेनियल, ऑप्शन डी इज़ फिलिप सिडनी. So the right answer is option second, B and D, Horace and Philip Sidney. So Horace believed that poetry must be pleasure giving and morally improving. उन्होंने ये बोला था कि वो pleasure giving और moral plus pleasure दोनों चीज़ें होनी चाहिए. और सिडनी ऑल्सो पॉइंट आउट दैट राइम इज नॉट द एसेंस ऑफ पोइट्री, बस वो डिज़ायरेबल टू होती है. मतलब ऐसा है कि अगर राइम यूज़ कर ली तो बहुत अच्छा है, नहीं की तो भी इतना ज़रूरी नहीं है. सो इन दोनों ने, हॉरेस एंड सिडनी ने, राइम को इम्पोर्टेंस नहीं दी है पोइट्री में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाला काशी राम इज अ कैरेक्टर इन. जो लाला काशी राम है वो कैरेक्टर किस में है, इनमें से वर्क्स है, जो इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन है. ऑप्शन ए अरुण जोशी अप्रेंटिस, ऑप्शन बी चमन नहल आज़ादी, ऑप्शन सी अनीता देसाई, ऑप्शन डी फायर ऑन द माउंटेन, ऑप्शन फोर्थ कमला मार्कंड्या अ हैंडफुल ऑफ राइस. So the right answer is option second, that is Chaman Nahal Azadi. So this novel Azadi, it portrays realistic historical documentation of atrocities, confrontation caused by partition. इसमें partition की बात हुई है और इसमें लाला काशीराम एक कैरेक्टर है और इसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो वर्क है पार्टीशन के टाइम का. और इट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर. So the next question is, which among the following novels include a questionnaire for readers such as, do you like the story so far, yes or no? So इस क्वेश्चन का मतलब है कौन सी नोवेल में, इनमें से जो नीचे दी गई हुई है, कौन सी नोवेल में नोवेल के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ दिया हुआ गया है रीडर्स के लिए, क्या आपको ये स्टोरी अभी तक अच्छी लगी या नहीं. तो ऐसी कौन सी नोवेल है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन किया है राइटर ने. ऑप्शन ए मंटीसा बाय जॉन फॉल्स, ऑप्शन सेकंड वाटरलैंड बाय ग्राहम स्विफ्ट, ऑप्शन थर्ड स्नो वाइट बाय डोला एंड बार्थलेम, ऑप्शन फोर्थ इफ ऑन द विंटर्स नाइट आर ट्रैवलर बाय इटैलो कैल्विनो. So the right answer is option third, Snow White by Donald Barthelme. So this work, in the end of this work, there are many questions asked at the end of the novel, and we can say it is open-ended post-modernist novel. So ये वो novel है जिसमें पूछा है, do you like the story so far, yes or no. So the last question of this video is Macaulay Minutes of 1835 So 2. So हमें पता है कि who is Macaulay and what is the meaning or what does he mean by minutes of 1835. So इसमें इनका ही explain करना है हमें. So option first, promote European literature and science among natives. Option second, impart knowledge of English literature and science through translated text. Option third, encourage the branches of native learning by more useful studies. Option fourth, stop expenditure on the publication of oriental works and spend fund only on English education. So इनमें से मिनट्स ऑफ 1835 में क्या बताया है, ये एक्सप्लेन किस लाइन में किया है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए
that is promote European literature and science among natives, and option D, stop expenditure on publication of Oriental works and spend funds on English education. सो ये मेनली मैं आपको बता देती हूँ, जो मैकाउले है ही वांटेड दैट गवर्नमेंट शुड ओनली स्पेंड मनी ऑन इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन. उन्होंने ओरिएंटल एजुकेशन को बिल्कुल एक तरीके से बैन कर दिया था, लाइक ठीक है. वो सिर्फ चाहते थे सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन हो लोगों में, और कुछ भी पैसा खर्च ना करे लोग किस पे, ओरिएंटल लर्निंग लाइक संस्कृत एंड ऑल, ठीक है. एंड ही सक्सेसफुली वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन इन इंडिया. English was made the official language for the government and courts and was adopted as the official medium of instruction. ठीक है. तो उन्होंने मैकाउले मिनट्स में यही एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने सारे एजुकेशन को वेस्टर्नाइज्ड कर दिया है, और हमें सिर्फ पैसा किस पे खर्च करना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करने में, स्प्रेड करने में, नॉट ऑन द ओरिएंटल लर्निंग. वन मोर लाइन इज देयर दैट इज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट. सो इन्होंने, उनकी एक फेमस लाइन है जिसको आप याद रखिए कि काफ़ी बार पूछ लेते हैं किन की ये लाइन है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. So thank you friends, hopefully you like the video, and if you are preparing for UGC NET exam in English, then please like and subscribe my channel, and also share this video with other UGC NET aspirants. And also friends, if you still have any doubt related to any of the questions which I explained in the video, you can ask me on the Telegram, and the link is given in the description box. Thank you. So please stay tuned and get intoxicated with literature.